हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। कल हमने निमी का सेट नंबर 3 किया था। आज सेट नंबर 4 है। ये कल वाले क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस मिस हो गए थे, उसको देख लेते हैं आज। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम कंडक्टर। ठीक है, एल्युमिनियम चालक में चालकता का मान क्या होगा। इसका राइट आंसर था 35 मो पर मीटर्स। ठीक है, कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस को जी से डिनोट करेंगे और इसकी यूनिट मो या साइमेंस होगी। ठीक है, और इधर जी निकालने के लिए बात करेंगे तो जी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ। जी इज इक्वल टू 1/r। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होगा। और एक क्वेश्चन इसमें और पूछता है कि 4 कंडक्टर या 5 कंडक्टर कुछ भी आपको दे सकता है, नंबर ऑफ कंडक्टर। अगर ये पैरेलल जुड़े हुए हैं तो आप इसका पैरेलल टोटल कंडक्टेंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जो कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस को जी से डिनोट करते हैं, कंडक्टेंस और कैबिस्टेंस, कैबिस्टेंस को सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। और रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करेंगे, रेजिस्टेंस और इंडक्टर, इन दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, चाहे सीरीज के लिए हो चाहे पैरेलल के लिए हो। और इसका अपोजिट ये फॉर्मूला होगा। देखिए कैसे, अगर आपसे पूछता है दो कंडक्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं तो टोटल कंडक्टेंस कैसे होगा, तो आपको करना होगा जी इज इक्वल टू 1/G1 प्लस 1/G2। ठीक है, ये सीरीज के लिए है। और सेम यही फॉर्मूला कैपेसिटर्स के लिए भी होगा। अगर दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं तो 1/C इज इक्वल टू हो जाएगा, ये भी 1/ही होगा, 1/G इज इक्वल टू 1/G1 प्लस 1/G2। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आपको कैपेसिटर पूछता है कि दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हैं, आप टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, ये सीरीज के लिए है। ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, ये सीरीज के लिए है। और ये कंडक्टेंस और कैपेसिटर दोनों के लिए, कंडक्टर और कैपेसिटर दोनों के लिए एक ही फार्मूला यूज होगा, और रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों के लिए एक फार्मूला यूज होगा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल कराए थे बट किसी कारण से रिकॉर्ड नहीं हो पाए थे, तो इसलिए मैं आज ये दो क्वेश्चन आपको दोबारा करा रहा हूँ। व्हाट इज़ द रेटिंग फैक्टर ऑफ केबल प्रोवाइडेड विद कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग्स क्या होगी। ठीक है, तो मैंने आपको ये कल वीडियो में अच्छे से समझाया है। जो ये कोरस प्रोटेक्शन है और क्लोज प्रोटेक्शन है। कोरस प्रोटेक्शन का क्या होगा 0.81, और क्लोज प्रोटेक्शन का क्या होता है 1.23। ठीक है, ये क्लोज प्रोटेक्शन है और ये क्या है ये कोरस एक्सेस प्रोटेक्शंस। ठीक है, देखते हैं इसमें जो जितनी वैल्यू दी है, ये मैंने कल आपको लिखा था। ये 1.11 होता है फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर की वैल्यू है 1.11। 1.23 होता है क्लोज एक्सेस प्रोटेक्शन। ठीक है, और 0.81 है कोरस, ये वाला कोरस एक्सेस करंट प्रोटेक्शंस। और 0.707 है आरएमएस वैल्यू, और इसी में आरएमएस वैल्यू के बाद एवरेज वैल्यू आता है। ठीक है, एवरेज वैल्यू होता है 0.636, और जो इसके बाद पीक वैल्यू होगा, ये सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। पीक वैल्यू 1.414। ठीक है, इसमें एक इम्पोर्टेंट और है, इसको भी बता देते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें आपसे पूछता है फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, तो इसका आंसर होगा आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। ठीक है, फॉर्म फैक्टर जो 1.11 है सिंसोडाइल वेव का 1.11 आता है, ये कहाँ से आया, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। आरएमएस वैल्यू कितनी है 0.707, एवरेज वैल्यू कितनी है 0.636। अब ये 0.636 से 0.707 को आप डिवाइड करोगे तो 1.11 आएगा। ठीक है, ये फॉर्म फैक्टर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये नेक्स्ट सेट है। मैंने एक मॉड्यूल
इसमें स्किप किया हुआ है उसकी क्लास में संडे को लगाऊंगा। वो बहुत उसमें इंपॉर्टेंट्स टॉपिक हैं जो काफ़ी लेंदी क्लास होगी और मैं आपको डीपली उसको पूरा एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। जैसे उसमें एक न्यूमेरिकल्स या एक क्वेश्चंस है तो उससे रिलेटेड कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन के साथ आपको कराऊंगा। तो उसमें आप ये मान के चलिए अगर आप 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं तो 50 के साथ आपको 200 कम से कम क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे। ठीक है, ये मैंने संडे के लिए पेंडिंग किया हुआ है, इसकी क्लास में संडे को अपलोड करूँगा। ठीक है, अभी आज देखते हैं ये वाला मॉड्यूल। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटेंस वैल्यू इन द सर्किट। ये कुछ हमको सीरीज में कैपेसिटर लगा के दिया हुआ है और इसका टोटल कैपेसिटेंस ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर टोटल कैपेसिटेंस ज्ञात करना है। फर्स्ट है 30, दूसरा है 10 और तीसरा है 30। ये तीनों सीरीज में कनेक्ट है। अभी आपको मैंने बताया था जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट रहता है तो उसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा। इसको देखो यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस फाइंड कैसे कर सकते हैं। एक मेथड तो ये है C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। एक इससे निकाल सकते हैं, पहले इन दोनों का निकालो फिर जो आएगा उसको इसके साथ निकाल दो। और एक एलसीएम मेथड है जो मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, फिर बता देता हूँ। 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक है, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे तो C1 की वैल्यू कितना है 30, 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 30। देखो C1 का वैल्यू था 30, C2 का था 10 माइक्रोफेराड। ठीक है, और फर्स्ट का 30 माइक्रोफेराड और थर्ड कैपेसिटर जो लगा हुआ है इसका 30 माइक्रोफेराड। राइट, अब इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ पे एलसीएम आएगा 30 माइक्रोफेराड, तो इसको कैलकुलेट करिए। 1 प्लस 3 प्लस 1 ये हो गया 5 अपॉन 30। इसको पलट देंगे, 1 अपॉन C1 है तो यहाँ पे लिखेंगे हम 30 अपॉन 5, तो आंसर आएगा 6 माइक्रोफेराड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैपेसिटेंस को निकाल सकते हैं। और यही अगर रेजिस्टेंस होता तो R1 प्लस R2 कर देते हैं। अगर कंडक्टेंस होता G1 G2 G3 तो सेम प्रोसेस होता। इंडक्टर होता तो फिर L1 L2 L3। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, ये बहुत ईजी है। ठीक है, फेराड होगा, मो होता है कंडक्टेंस का यूनिट, हेनरी है इंडक्टेंस का यूनिट। ठीक है, और चार्ज की यूनिट होगी कूलाम। इसका मैंने आपको लिखाया भी था कल। ये होता है Q इज इक्वल टू CV लिखते हैं तो C इज इक्वल टू हो जाएगा QI/V। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the capacitance value of capacitor? The required 0.5 coulomb to charge to 35 volt। ठीक है, ये क्वेश्चन है एक संधारित्र का धारिता मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलम आवेश की आवश्यकता हो। देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। देखिए जो क्वेश्चन में दे रखा है पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले वोल्टेज दिया हुआ है यहाँ पर, तो V इक्वल टू हम 35 लिख देंगे। उसके बाद Q की वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है ना, ये देखिए कूलम, ये है कूलम 0.5 कूलम। Q इज इक्वल टू 0.5 और हमसे क्या पूछ रहा है, आवेश पूछ रहा है, चार्ज। ठीक है, इसका फॉर्मूला अब भी यहीं पे मैं आपको समझाया था, इसी फॉर्मूले से होगा ये। यहाँ पे रखते हैं, एक मिनट। अब देखिए यहाँ से समझाता हूँ। Q इज इक्वल टू होता है CV और हमको चार्ज पूछ रहा है, C बराबर हो जाएगा Q/V और Q कितना है 0.5 और V की वैल्यू 35। ठीक
ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 0, 0, हाँ आंसर रहेगा इसको सॉल्व करने के बाद 0.014। ठीक है, तो ये पहला वाला आंसर से इस तरीके से सॉल्व होगा। 0.5 को आप 30 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.04 फेराड। ठीक है, तो ये पहला आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाउ द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर कैन बी डिक्रीज, संधारित्रता के मान को कैसे कम किया जा सकता है। एक कैपेसिटर है, उसके मान को आप कैसे कम कर सकते हैं, देखते हैं। देखो कैपेसिटर क्या है, इसमें दो कंडक्टिव इलेक्ट्रोड्स को किसी इंसुलेटर के द्वारा पृथक किया जाता है। ठीक है, कैपेसिटर में बाकी आप डीपली इसको थ्योरी की क्लास में पढ़ेंगे। और ये चार्ज को स्टोर करके रखता है। जिस मटेरियल से आप इन दोनों कंडक्टिव इलेक्ट्रोड को सेपरेट करते हैं, जैसे आपने इसको पेपर से सेपरेट किया, इसको इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को पॉजिटिव एनोड और कैथोड को, पॉजिटिव और नेगेटिव को आपने पेपर से इंसुलेटेड किया है कि ताकि आपस में ये शॉर्ट ना हो, तो इसको पेपर कैपेसिटर बोलेंगे। मतलब जिस पदार्थ से आप इन दोनों के बीच में इंसुलेशन लगाओगे उसी बेस पर इसका नाम पड़ा रहता है, उसी बेस में इसको बोलते हैं। जैसे पेपर से हमने इंसुलेट किया तो पेपर कैपेसिटर हो जाएगा, माइका से इंसुलेट करेंगे तो माइका इंसुलेटर होगा। ठीक है, सिरेमिक से इंसुलेट करेंगे तो सिरेमिक कैपेसिटर होगा, इलेक्ट्रोलाइट में अगर इंसुलेट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होगा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इन प्लेटों में हम क्या चेंज करेंगे कि इसकी जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस घट जाएगी। देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था इंक्रीज द प्लेट एरिया। अगर इसका आप एरिया बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। ठीक है, प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाने से हमेशा ध्यान रखना, इस प्लेट का अगर जितना मोटा और चौड़ा प्लेट यूज़ करेंगे, इसका क्षेत्रफल जितना बड़े भी बढ़ाएंगे तो इस क्षेत्रफल बढ़ाने से क्या होगा, एरिया बढ़ाने से क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा। ठीक है, लिख भी देता हूँ यहाँ पे, एरिया बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा। इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेट, प्लेटों का प्रतिरोध बढ़ाकर। ठीक है, प्लेटों का प्रतिरोध बढ़ाकर, अगर इसका रेजिस्टेंस बढ़ाकर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगला है इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, ये इसका राइट आंसर होगा। आप इन प्लेटों के बीच की दूरी अगर कम करते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ता है, दूरी बढ़ाते हैं तो कैपेसिटेंस घटता है। ठीक है, और ये घटाने की ही बात कर रहा है, कम करने की बात कर रहा है। ठीक है, जब इन दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी आप डिस्टेंस, जो यहाँ पर डिस्टेंस है दोनों के बीच में, इसको इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा। लिख देता हूँ, अगर यहाँ पर आप डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं तो डिस्टेंस को इंक्रीज करने पर कैपेसिटेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, प्लेटों के बीच दूरी बढ़ाकर हम कैपेसिटेंस को कम करते हैं। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि अगर आप दो प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दे तो कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देता है। अगला था यूजिंग हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल, उच्च प्रावैद्युत नियतांक पदार्थ का प्रयोग करके। देखो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वही होता है जो इसके बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए प्रयोग किया जाता है। इन दोनों प्लेटों के को आपस में सेपरेट करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। which is diamagnetic substance, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। ठीक है, देखिए फर्स्ट है ईयर, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है पूछ रहा है, ईयर, हस्ता ईयर। ठीक है, और दूसरा है स्टील, और तीसरा है वाटर, चौथा है प्लेट। पहले इसको समझना होगा कि ये क्वेश्चन है क्या और पराचुंबकीय पदार्थ ये क्या क्या है। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल से होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल में 3 तरीके के मटेरियल आते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। देखिए मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, उतना अच्छे से तो लिखा नहीं जा रहा, फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले होता है एक मिनट,
फेरो मटेरियल। देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में से क्या होता है, ये बहुत अच्छे चुंबकीय पदार्थ होते हैं जिनको जिनमें जिनमें इनकी परमिएबिलिटी बहुत हाई होती है। एक इसकी में परमिएबिलिटी की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा होगी। तो ठीक है, और फेरोमैग्नेटिक पदार्थ में वो पदार्थ आते हैं जिनको हम आसानी से चुम्बक बनाया जा सकते हैं और जो बहुत अच्छे तरीके से चुम्बक बन जाते हैं। फिर होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। दूसरा ये देखिए, दूसरा पदार्थ है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जी है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। फर्स्ट है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा है पैरामैग्नेटिक मटेरियल जिनकी चुंबकीय स्थिरता 1 से थोड़ा ज़्यादा होती है। इसकी बहुत ज़्यादा होगी, ऊपर वाले की इससे थोड़ा एक से थोड़ा ज़्यादा होगी। और जो लास्ट है डायामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। डायामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो इस डायामैग्नेटिक मटेरियल्स में देखिए क्या होता है। अब इसमें इसकी जो परमेबिलिटी है ये बहुत हाई होगी, 1 से बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, इसकी 1 से थोड़ा ज़्यादा होती है और इसकी 1 से कम होती है। अब इन सारे पदार्थों में हम देखेंगे कि कौन सा पदार्थ क्या है। ईयर, ये वाला है फर्स्ट, ईयर होता है पैरामैग्नेटिक, ठीक है। ईयर कौन सा होगा, पैरामैग्नेटिक्स, ठीक है। और ईयर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होता है। इसकी परमिएबिलिटी क्या होती है, परमिएबिलिटी को डिनोट करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ईयर, और ये परमिएबिलिटी को डिनोट करते हैं म्यू नॉट से। म्यू नॉट इज इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूँ, ईयर की परमिएबिलिटी बहुत एग्जाम में पूछा गया है। म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और इसकी परमिएबिलिटी की यूनिट्स हेनरी पर मीटर्स, ठीक है। हेनरी पर मीटर होगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। और ईयर कौन सा पदार्थ होगा, ये भी एग्जाम में आया है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होगा। दूसरा स्टील है, ठीक है। दूसरा पदार्थ स्टील था। स्टील कौन सा होगा, स्टील फेरोमैग्नेटिक होगा। इसमें स्टील कौन सा होगा, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। स्टील फेरोमैग्नेटिक है, देख लेना। फिर वाटर है, वाटर होगा डायामैग्नेटिक्स, ठीक है। वाटर, ये वाला वाटर क्या होगा, डायामैग्नेटिक, वाटर डायामैग्नेटिक होगा। प्लेटिनम, ठीक है, ये वाटर डायामैग्नेटिक है और ये भी क्या पूछ रहा है यहाँ पर देखो, डायामैग्नेटिक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। और प्लेटिनम कौन से में आता है, प्लेटिनम्स रहेगा दूसरे नंबर में, जो मैंने आपको बताया था। ये ना तो पूर्ण रूप से बहुत अच्छा चुम्बक बनाया जा सकता है, इसमें चुम्बक की मात्रा, ये एक तरीके से पूर्ण डायमैग्नेटिक ऐसा मटेरियल है जिसको आप बिल्कुल चुम्बक नहीं बना सकते, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जिसको आप चुम्बक बनाएंगे तो वो बहुत अच्छा चुम्बक बनेगा, और ये बनाएंगे तो इसका 50% रहता है, ना तो ये बहुत अच्छा होगा और ना ही बिल्कुल ये डायमैग्नेटिक की तरह होगा, ठीक है। मतलब इसकी प्रॉपर्टीज 50% के अराउंड्स रहती है। तो ये होगा मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। पैरामैग्नेटिक्स, ठीक है। तो प्लेटिनम्स किस में आएगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच फैक्टर अफेक्ट द पोलरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, कौन सा कारक विद्युत चुम्बक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है। देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट समझते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होता है। ये एक नर्म लोहे की छड़ है, ठीक है। इसमें हमने इस तरीके से सुपर इनिमल्ड वायर लपेट दिया है। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, जिस बच्चे को कुछ भी नहीं पता उसको भी समझ में आएगा, ठीक है। बट आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, ये मत सोचिए कि छोटी छोटी चीज़ों में टाइम वेस्ट हो रहा है। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी देखिए इसी वाले क्वेश्चन में आपको इतना, अगर मैं सीधे टिक लगा के आगे बढ़ता तो मैक्सिमम टाइम बच्चे को वही पसंद रहता है। लेकिन एक एक क्वेश्चंस को देखना होगा, एक एक ऑप्शन को ऑब्जर्व करना होगा, ठीक है। इसमें से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। ये केवल आपके ITI या CITS के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है। ITI लेवल के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनमें ये, उसके लिए सभी एग्जाम्स में ये काम आएगा आपके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट समझा रहा था। ये एक नर्म लोहे की छड़ है, इसके ऊपर हमने सुपर इनेमल्ड वायर लपेट दिया है। सुपर इनेमल्ड को शॉर्ट में लिखते हैं SE वायर। ये सुपर इनेमल्ड वायर क्या होता है, देखिए इसमें एक कॉपर की पतली वायर से लेकर के इसके बाहर इंसुलेशन लगा रहता है, और इस वाइंडिंग्स को, इस वायर का प्रयोग हम वाइंडिंग करने के लिए करते हैं, ठीक है। और ये सुपर इनेमल्ड वायर जो है, इसका साइज मापा जाता है SWC से या माइक्रोमीटर से, ठीक है। सुपर इनेमल्ड वायर दो तरीके का आएगा, एक कॉपर का आएगा और एक एल्युमिनियम का आएगा। ये कॉपर वायर है जिसका प्रयोग वाइंडिंग में किया जाता है, और ये इसके बाहर वार्निश से इंसुलेटेड रहता है, ठीक है। इस पूरा इंसुलेशन लगा रहता है, इनेमल्ड रहता है, ठीक है। और इसको अगर आपको सप्लाई देना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, या तो आपको यहाँ पर छिल के कनेक्ट करना होगा या फिर जला करके कनेक्ट करना होगा, मतलब इसका इंसुलेशन हटाना होगा, ठीक है ना। अब इस तरीके से देखिए, यहाँ पर एक नरम लोहे की सॉफ्ट आयरन का पीस लिया हुआ है, उसके बाहर से हमने सुपर इनेमल्ड वायर लपेट दिया है। तो जब हम वायर लपेटेंगे, एक सिरा हमारा स्टार्टिंग का होगा और एक एंडिंग का होगा, राइट। इसमें मैं आपको बहुत अंदर से बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा। इसमें और भी क्वेश्चंस पुट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इधर से आपने इसको सप्लाई दी, यहाँ पर सप्लाई दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए इसमें ये जब तक आपको यहाँ से सप्लाई ऑन किया हुआ है तब तक ये जो नरम लोहे की छड़ है, ठीक है, सॉफ्ट आयरन पीसेस है, इसमें ये इनेमल्ड वायर लपेट रखा है, ये एक मैग्नेट बनेगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस तरीके से चुम्बक बनाने की प्रोसेस से जो चुम्बक बनता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये एक टेम्परेरी मैग्नेट है, ठीक है, ये परमानेंट मैग्नेट नहीं है, ये एक टेम्परेरी मैग्नेट है। और इसमें चुम्बक कब तक रहेगा, जब तक यहाँ से सप्लाई आप दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आपने अगर एक बार सप्लाई कट कर दिया तो इसका मैग्नेट्स ख़त्म हो जाएगा। और मैग्नेट ख़त्म होने के बाद देखिए, फिर मैग्नेट ख़त्म होने के बाद इसमें इस तरीके से जो चुम्बक्स बनाया जाता है, सारी मोटरों में, जनरेटरों में इसी तरीके से चुम्बक बनता है। जो पोल्स बनाते हैं, अपोजिट पोल्स N और S, ठीक है, ये N और S पोल्स बनते हैं जो मैग्नेट कोई किसी भी मशीन में रोटेट करने के लिए, आर्मेचर या रोटर को रोटेट करने के लिए, तो वो इसी प्रोसेस से बनाए जाते हैं, ठीक है। वो सुपर इनेमल्ड वायर से वाइंडिंग की जाती है, और ये अंदर जो मैंने यहाँ पर सॉफ्ट आयरन पीसेस लगाया उसमें सिलिकॉन स्टील की कोर लगाई जाती है। इसलिए ये बेसिक समझना इसका बहुत ज़रूरी है। अब देखिए आप यहाँ पे, जब आप यहाँ से सप्लाई देंगे तो इसमें मैग्नेट बनेगा, और जितनी देर तक इसमें सप्लाई रहेगी तब तक इसमें मैग्नेट रहेगा, राइट। अब आप यहाँ से सप्लाई बंद कर देंगे, तो सप्लाई बंद करने के बाद इसमें कुछ मैग्नेटिज्म रह जाता है, मतलब जितना चुम्बक सप्लाई देने में बन रहा था उतना नहीं बनेगा, बट उसका कुछ परसेंट, 1% 2% मैग्नेट इसमें रह जाता है, ठीक है। अब जो मैग्नेट इसमें बच गया है, जो चुम्बकत्व इसमें बच गया है, उसको बोलते हैं रिजिडुअल मैग्नेटिज्म। हिंदी में अवशिष्ट चुम्बकत्व होता है। और उस रिजिडुअल मैग्नेटिज्म को हटाने के लिए, फिर अगर आप इससे उस रिजिडुअल मैग्नेटिज्म को रिमूव करना चाहते हैं, तो उस रिजिडुअल मैग्नेटिज्म को रिमूव करने के लिए जो इसमें फोर्स लगाया जाता है उसको बोलते हैं कोरोसिव फोर्स, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में आया हुआ है कि रिजिडुअल मैग्नेटिज्म में बने हुए चुम्बक को हटाने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है, जो बल लगाया जाता है, उस बल को क्या बोलते हैं, तो वो होता है कोरोसिव फोर्स, ठीक है। फिर से देखते हैं। अब देखिए आपने इसमें टर्न डाले हैं, ठीक है, टर्न डाले हैं। जब आप यहाँ से इसको सप्लाई देंगे तो इसमें पोल्स बनेगा, एक एन पोल बनेगा और एक एस पोल बनेगा, ठीक है ना। और कुछ MMF भी इसके अंदर, देखिए यहाँ पर अगर इसमें फ्लक्स है तो कुछ इसमें फ्लक्स होगा। और इसमें अगर आपको MMF की गणना करने के लिए बोले, ठीक है, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में MMF के लिए बोले, तो देखिए
अगर आप यहाँ पर सप्लाई दे रहे हैं तो सप्लाई इतना, इसमें कुछ ना कुछ वायर लपेटा हुआ है। इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जो वायर लपेटा गया है इसकी अपनी एक लेंथ है, ठीक है, एक अपना लेंथ होगा, इसका अपनी लंबाई होगी। तो इस लेंथ का कुछ ना कुछ, जितना भी लंबाई है 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, जितना भी वायर इसमें लपेटा हो उसका इस लेंथ के साथ साथ इसका एक रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक है। इस वायर का इस एक रेजिस्टेंस होगा। अब यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को आप सप्लाई से लगा रहे हो तो उस रेजिस्टेंस में कुछ ना कुछ करंट भी बहेगा, ठीक है ना। अब वो डिपेंड करता है इस रेजिस्टेंस की वैल्यू के ऊपर, ये वायर आपने कौन सी गेज का लगाया है, इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एमएमएफ कैसे फाइंड करेंगे हम। यहाँ पर देखिएगा एमएमएफ इज इक्वल टू, ठीक है, एन इंटू आई। अब देखिए यहाँ पर से जब आपने वोल्टेज दिया तो इसमें करंट गया और इसमें कुछ इनवर्ड वायर से नंबर आपने टर्न डाले हुए हैं, तो आपने इसमें कितने टर्न डाले हैं और इसमें कितना करंट बह रहा है, दोनों को अगर आप इंटू करोगे तो उससे एमएमएफ फाइंड होगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न इंटू करंट, तो इस चुम्बक में बनने वाली करंट और नंबर ऑफ टर्न दोनों को गुणा करोगे तो एमएमएफ फाइंड होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इसने पूछा था कौन सा कारक चुंबकीय ध्रुवता को प्रभावित करता है। इस क्वेश्चंस पे देखते हैं फिर से। अभी आपको इतना मैंने प्रोसेस समझाया था, जो एन और एस पोल बन रहा है इस मैग्नेट की वजह से, यहाँ से जो करंट जा रहा है उसकी वजह से बन रहा है। अगर इस करंट की डायरेक्शन आप चेंज कर दोगे तो एन और एस पोल चेंज हो जाएगा, यानी कि इसकी पॉलरिटी चेंज हो जाएगी, और ये पॉलरिटी की ही बात कर रहा है, ठीक है ना, ये पॉलरिटी की ही बात कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। एक मिनट रुकिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि इसमें आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहा है, कैसे एमएमएफ फाइंड कर रहे हैं। एमएमएफ का फॉर्मूला होता है एन इंटू आई, एन बराबर है नंबर ऑफ टर्न और आई मतलब है इस मैग्नेट में जाने वाला करंट। चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या होती है, चुंबकीय वाहक बल एमएमएफ, इसको एम एम एफ, ठीक है ना। मैग्नेटोमोटिव फोर्स, इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स का। इसकी यूनिट पूछ रहा है यहाँ पे, एम्पियर पर मीटर, ये नहीं होगा। एम्पियर अपॉन मीटर्स, ये नहीं है। एम्पियर टर्न्स, ये भी नहीं है, ठीक है। हाँ ये आंसर होगा, ठीक है। एम्पियर मीटर नहीं है, ये रॉन्ग आंसर है, एम्पियर टर्न्स। ये एम्पियर टर्न कैसे आया आपको पता चल गया होगा। अभी मैंने आपको एमएमएफ का फॉर्मूला बताया था यहाँ पर, एन इंटू आई, ठीक है ना। एन इंटू आई, एन मतलब क्या है, टर्न, नंबर ऑफ टर्न, और आई क्या है, ये एम्पियर, ठीक है ना। अगला देखते हैं। एट्थ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऑलरेडी ऊपर में आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझा दिया था। व्हाट इज द टोटल इंडक्टेंस इफ 3 इंडक्टर L1 L2 L3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। यदि 3 प्रेरकत्व L1 L2 L3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रेरकत्व का मान क्या होगा। देखो ये एक बार फिर से बताता हूँ, L और R के लिए सेम फार्मूला रहता है, G और C के लिए सेम फार्मूला रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कौन सा फार्मूला होगा। अगर रेजिस्टेंस अगर 3 सीरीज में जुड़े रहते हैं तो मैंने आपको बताया, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो याद ही होगा, तो उसके साथ ही एल भी लिख लगाना आपको, ठीक है ना। तो इसका देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला होगा, ये रहा बी, एल टी इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3, और इसी की जगह रेजिस्टेंस होता तो R1 प्लस R2 प्लस R3, और कंडक्टेंस होता सीरीज में जुड़ा होता तो 1/G1 प्लस 1/G2 प्लस 1/G3, सेम होगा कैपेसिटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सीरीज पैरेलल में हुआ तो सीरीज में क्या होगा, सीरीज में आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा, करंट इक्वल रहेगी, और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज इक्वल रहेगा, करंट ड्रॉप हो रहेगा,
ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमियंस, परमियंस की इकाई क्या होती है? देखो परमियंस क्या है, आपको करंट पता होगा सभी को। करंट क्या है? किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को करंट कहते हैं। ठीक है, इस परिपथ में जो अगर एक सर्किट है, एक वायर है, ठीक है ना, बना देते हैं सर्किट, यहाँ पर फेज है और यहाँ पे न्यूट्रल है। किसी बंद परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, ठीक है, या करंट कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर इसको हम मैग्नेटिक सर्किट से कंपेयर करें तो जिस तरीके से यहाँ पर करंट है, ठीक है ना, जिस तरीके से यहाँ पर करंट है, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है। देखिए ये कौन सा सर्किट है? इलेक्ट्रिकल। और यहाँ पर ये कौन सा सर्किट है? मैग्नेटिक सर्किट। देखिए मैं थोड़ा सा आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा। यहाँ पर जिस तरीके से करंट चल रही है, ठीक है, यहाँ पे जो करंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है, जिस तरीके से यहाँ पर करंट है, उसी तरीके से यहाँ पर क्या रहता है? फ्लक्स। ठीक है, यहाँ पर फ्लक्स रहेगा। अब इसने क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमियंस। हमने पहले परमियंस को समझना चाहा, इसलिए ये चीज़ यहाँ पे आया हुआ है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों को फॉलो कराने में जो एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रॉनों को फॉलो करवाने में सपोर्ट कर रहा है, मतलब किसी पदार्थ का वह गुण जो इलेक्ट्रॉन को सुगमता से प्रवाहित करता है, उसको क्या बोलते हैं? चालकता बोलते हैं, यानी कि कंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, एक अगर इजीली इसमें इलेक्ट्रॉन ए पॉइंट से, इस पॉइंट से यहाँ तक बी पॉइंट तक पूरा पी फेज से इधर तक न्यूट्रल फेज से न्यूट्रल सर्किट कंप्लीट करने तक इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित करने में ऐसी प्रॉपर्टी है जो सपोर्ट कर रही है, तो उसको बोलेंगे कंडक्टेंस। ठीक है, उसी तरीके से इस परिपथ में फ्लक्स प्रवाह करने में जो प्रॉपर्टी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम? परमियंस बोलेंगे। समझ में आया? अब फ्लक्स क्या है? आपको इससे पहले भी फ्लक्स पता होना चाहिए। फ्लक्स क्या, किसको बोलते हैं? दो अपोजिट, ये अगर अपोजिट मैग्नेटिक ले लीजिए आप कोई भी, मैं अपोजिट ही पोल से समझाता हूँ। तो एक एन पोल है और एक एस पोल है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसके बीच में कुछ मैग्नेटिक लाइन्स हैं, तो ये टोटल नंबर ऑफ लाइन्स दैट कॉल्ड इज फ्लक्स। ठीक है, इसमें टोटल कुल चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं को ही क्या बोला जाता है? फ्लक्स बोला जाता है। और फ्लक्स की इकाई क्या होती है? वेबर। वेबर, ठीक है ना, फ्लक्स की इकाई क्या होगी? वेबर। और इसकी बड़ी इकाई क्या होती है? मैक्सवेल। नहीं लिखा जरा, मैक्सवेल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित करने में जो सहयोग कर रहा था उसको हम कंडक्टेंस बोल रहे थे, और यहाँ पर जो फ्लक्स जो प्रवाह कर रहा था इजीली उसको हम परमियंस बोल रहे थे। ठीक है, तो परमियंस का यूनिट क्या होगा देखते हैं। ऑप्शन ए है एम्पियर टर्न, ठीक है, और दूसरा है वेबर एम्पियर टर्न। ये आंसर होगा, वेबर एम्पियर टर्न। कैसे आया वेबर टर्न? कैसे आया? यहाँ पे देखिए जी इक्वल टू क्या होता है? 1/r। ठीक है ना, और यहाँ पर अपने परमियंस लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा इसको इस तरीके से देखेंगे। देखिए जी इक्वल टू से नहीं, एक मिनट रुकिए। देखिए यहाँ पे हम लोग परमियंस को कैसे लिख सकते हैं? परमियंस इज इक्वल टू फाई फ्लक्स बटा एन आई। एन आई क्या है? अभी आपको मैंने ऊपर वाले क्वेश्चंस में बताया था, एक मिनट रुकिए, छोड़िए। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बना था इसमें एमएमएफ निकालने का फॉर्मूला क्या था? एन इंटू आई। ठीक है, वही ये एन आई यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है, तो ये क्या होगा? एमएमएफ। फाई क्या है? फ्लक्स। फाई क्या होगा? फ्लक्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेबर एम्पियर टर्न्स।
और इसका एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट होगा उसके एसआई यूनिट्स को आप हेनरी भी लिख सकते हैं, हेनरी, और उसको एच से डिनोट करेंगे। विच रूल इज अप्लाइड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड कॉइल? एक परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? देखिए क्या पूछ रहा है हमको, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, किसमें? एक सोलेनॉइड कॉइल में। सोलेनॉइड किसको बोलते हैं? ठीक है, सोलेनॉइड कॉइल, अगर आप इस तरीके से एक कॉइल बनाते हैं तो इसी कॉइल को हम लोग सुपर इनेमल्ड कॉइल्स को बना हुआ को सोलेनॉइड कॉइल कहते हैं। अब इसमें यहाँ पे देखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें हैं उसको हम किस रूल्स के द्वारा निकालते हैं। ठीक है, फर्स्ट है कॉर्कस्क्रू नियम। ये अगर आप किसी देखिए कॉर्कस्क्रू रूल क्या बताता है, अगर आप किसी पेज को किसी जगह पर स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इस तरीके से कस रहे हैं, ठीक है, अगर करंट के डायरेक्शंस इस पेज में अंदर की ओर है तो मैग्नेटिक डायरेक्शन कहाँ की ओर होगी? जिस ओर पेज आप घुमा रहे हैं, ठीक है, यानी कि क्लॉकवाइज होगी। जिस साइड को आप पेज घुमा रहे हैं और पेज अंदर की ओर जा रहा है, तो अगर करंट की डायरेक्शन अंदर की ओर है तो मैग्नेटिक डायरेक्शन जिस ओर पेज घूम रहा है उस ओर होगी, ठीक है। और इसका राइट आंसर होगा राइट हैंड प्लम रूल, ठीक है। राइट हैंड प्लम रूल्स को समझते हैं, ये क्या है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से अगर आपका हाथ है ठीक है, और ये प्लम है, हथेली है, ये अंगूठा, ठीक है। और उसमें देखते हैं, देखो प्लम जो है, प्लम क्या डिनोट करेगा? फोर्स, फोर्स यानी एफ। और ये जो अंगुली है, अंगुली मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड, इसको बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और अंगूठा, अंगूठा क्या डिनोट करेगा? करंट और मोशन, करंट और मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये था राइट हैंड प्लम रूल। नेक्स्ट देखते हैं 11, कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। यहाँ पर टोटल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में शायद ये 10 है, ये भी 10 है और ये भी 20 है। देखते हैं, फोर आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, मिस प्रिंट्स भी हो सकता है ये क्वेश्चन, इसमें ये वैल्यूज क्लियर नहीं है। ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हुआ है आई थिंक, तो इसमें 40 माइक्रोफेराड इसका आंसर दिया था और कैलकुलेट करने पर इसका आंसर 4 आ रहा था। ठीक है, बेसिकली आपको इसका मेथड पता होना चाहिए। अगर कैपेसिटर्स
तीन सीरीज में लगे हुए हैं तो कैसे निकालते हैं, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 तीनों कैपेसिटर को इस तरीके से निकालेंगे। और यही कैपेसिटर अगर पैरेलल में जुड़े होते हैं तो तीनों को जोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट प्रिकॉशंस टू बी टेकन बिफोर कनेक्टिंग द डिफरेंट वोल्टेज रेटिंग कैपेसिटर। ठीक है, श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्रों को जोड़ने से पहले आप क्या सावधानी बरतेंगे या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट है, ऑल द कैपेसिटर मस्ट बी सेम मैन्युफैक्चरर। ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ईच कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप मस्ट बी लेस देन इट्स वोल्टेज रेटिंग। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपका 10 वोल्ट का कैपेसिटर है, आप इस अगर यहाँ से अप्लाइड 20 वोल्ट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर 10 वोल्ट का कैपेसिटर है, एक मिनट, यहाँ पे अगर एक कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर का सिंबल है, इसकी रेटिंग 10 वोल्ट है, आप इसको 20 वोल्ट अप्लाइड कर देंगे तो ये कैपेसिटर इसके अंदर जो प्लेट्स है जिनके बीच में आपको ऊपर बताया था इंसुलेशन लगा हुआ है, वो एक तरीके से इंसुलेशन काम नहीं करेगा और ये दोनों प्लेट शॉर्ट होंगे और कैपेसिटर फट जाएगा आपका। तो सबसे बड़ा प्रिकॉशंस यही है कि जो इस पर आप लोग यहाँ पर वोल्टेज रेटिंग होगी इसकी, वो इस पर नीचे से दिए जाने वाले वोल्टेज से हमेशा ये वाला जो वोल्टेज रेटिंग है, अप्लाइड वोल्टेज इस 10 वोल्ट से कम रहना चाहिए। ठीक है ना, अगर आपको 20 वोल्ट का कैपेसिटर आपके पास है तो आप इसको 20 वोल्ट से नीचे ही देंगे, अप्लाइड नीचे से ही करेंगे। अगर 20 वोल्ट से ऊपर इस पर अप्लाई करेंगे तो ये कैपेसिटर खराब हो जाएगा। और इसी 20 वोल्ट जो यहाँ से आप वोल्टेज दे रहे हैं, इसी को बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। इसने उस चीज़ को वोल्टेज ड्रॉप करके लिखा हुआ है। आप इस पर आप यहाँ से वोल्टेज देंगे और ये वो जो वोल्टेज अपने अंदर ले रहा है उसी को बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ईच कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप मस्ट बी लेस देन इट्स वोल्टेज रेटिंग। वोल्टेज रेटिंग यही है जो इसका 20 वोल्ट आपने लिखा है, ये वोल्टेज रेटिंग है। और वोल्टेज ड्रॉप है जो यहाँ से आप वोल्टेज दे रहे हैं और जो इस कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है। विच मटेरियल इज द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अभी मैंने आपको बताया था, सबसे पहले होता है फेरोमैग्नेटिक, फिर होता है पैरामैग्नेटिक, फिर होता है डायमैग्नेटिक। ये तीन तरीके के पदार्थ होते हैं। इसकी परमेबिलिटी एक से बहुत ज़्यादा होती है, गुड मैग्नेटिक मटेरियल्स है। इसमें लगभग एक के बराबर होती है, एक से थोड़ा सा ज़्यादा होगी। ठीक है, और इसमें एक से बहुत कम होती है, इसको चुंबक नहीं बना सकते आप। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। इसका फर्स्ट ऑप्शन था क्लीट वायरिंग, कॉपर, बिस्मथ और ग्रेफाइट। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चंस में मिस्टेक है। वैसे ये जो तीनों पदार्थ हैं, ये तीन के तीन पदार्थ कॉपर, बिस्मथ, ग्रेफाइट्स डायमैग्नेटिक होते हैं। मैग्नेटिक। और अब बात आती है क्लीट वायरिंग की। ये कोई मटेरियल ही नहीं है। क्लीट वायरिंग्स में आप क्या यूज करेंगे, कॉपर वायर यूज करेंगे और कॉपर वायर के बाहर से पीवीसी का इंसुलेशन लगा रहेगा। ये दो पदार्थों का मिक्सचर हो गया, एक तो कॉपर और एक पीवीसी का। ठीक है, अगर इसके अंदर भी कॉपर की बात करेंगे तो ये भी डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है ना, तो इसमें इसका आंसर आई थिंक इन्होंने बी दिया हुआ था, तो आप इसको देख लीजिएगा। और नॉलेज के लिए अगर आपको जानना है तो ये तीनों के तीन डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, कॉपर, ग्रेफाइट एंड बिस्मथ। क्लीट वायरिंग टाइप्स ऑफ वायरिंग्स में आएगा, 5 प्रकार की वायरिंग्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन BH कर्व से पूछा है इसने, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स इन BH कर्व। ठीक है, जो एक एक्स के द्वारा इसने पार्ट्स मार्क्स किया हुआ, ये वाला यहाँ पर देखिए ये। ठीक है ना, और इस अंकित भाग का नाम बताइए बोल रहा है। ठीक है, इसे देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन था कोएर्सिविटी, दूसरा है संतृप्त, सैचुरेशन पॉइंट होगा नहीं, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है,
कोएर्सिविटी ही इसका राइट आंसर है। आपको एक अलग थ्योरी की क्लास लगा के बीएच का रूल पढ़ा दूंगा कि बीएच का रूल में कैसे ये चीज़ें इधर से जाने के बाद वापस आती है, ठीक है। उसमें एच क्या है, ये आई, ये इस एच का आई के साथ क्या संबंध होता है, ये एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के साथ। ये चीज़ें एक थ्योरिकल है, इसको अच्छे से आपको एक थ्योरी की क्लास में समझा देंगे। व्हाट इज द सिमिलर टर्म इन मैग्नेटिक सर्किट फॉर कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रिकल करंट? ये आपको बता दिया है ऊपर मैंने। जिस तरीके से मैग्नेटिक परिपथ में इलेक्ट्रिकल करंट है, उसी तरीके से चुंबकीय परिपथ में क्या होगा। व्हाट इज द सिमिलर टर्म मैग्नेटिक सर्किट फॉर कंडक्टेंस, ठीक है। जिस तरीके से एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टेंस होता है, उसी तरीके से मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है। मैं आपको पूरा इसका 3-4 चीज़ें जो इसमें पूछता है वो 3-4 चीज़ें सारी समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए, इसने कंडक्टेंस पूछा, हम सबसे पहले करंट लेंगे। इधर इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट होता है और इधर फाई होता है, फ्लक्स होता है। जिस तरीके से मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट होगा, उस तरीके से मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स होगा। इधर वोल्टेज होता है, ईएमएफ होता है, और इधर एमएमएफ होता है, ठीक है। और अब ये कंडक्टेंस, इधर कंडक्टेंस होगा और यहाँ पे क्या होगा, परमियंस, ठीक है। यहाँ पर परमियंस होगा, ये इसका राइट आंसर है। और यहाँ पे आर होगा रेजिस्टेंस और यहाँ पर रिलेक्टेंस होगा। जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, उस तरीके से यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है। अब देखिए, थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन आपको एक क्वेश्चंस में इसने सिर्फ यहाँ पर आपको कंडक्टेंस पूछा था और यहाँ पर आपको करंट, ईएमएफ्स, ये चीज़ें जानने को मिली हैं। तो 4 या 5 क्वेश्चन एक क्वेश्चन के साथ कवर हो रहे हैं। इसी चीज़ को समझते हुए आपको पेशेंस बना करके आराम से पूरे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रिलेक्टेंस? रिलेक्टेंस की क्या इकाई है? 16 क्वेश्चंस हैं। रिलेक्टेंस की इकाई होती है एम्पियर टर्न पर वेबर। नेक्स्ट देखते हैं। मैग्नेट वाले चैप्टर में आपको एक बार पढ़ाऊंगा तो ये सारा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत से जल्द सीक्वेंस से इसमें पढ़ाने की कोशिश करूँगा। Which is the correct expansion of capacitor C if the electrical charge is Q and voltage is V? यदि आवेश बराबर Q और वोल्टेज V है तो संधारित्र C इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हो चुका है, 2 या 3 बार बता चुका हूँ आपको। Q इक्वल टू होता है CV, ठीक है। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, Q/V। तो ऑप्शन ए राइट है। हाउ कैन यू इंक्रीज द पुलिंग स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? आप एक विद्युत चुम्बक को खींचने की ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज द फील्ड इंटेंसिटी, जो बी है, फील्ड इंटेंसिटी इसको दर्शाते हैं बी से। रिड्यूस द करंट, यही आज का आंसर होगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाया जाएगा। फ्लक्स डेंसिटी को, अगर यहाँ पर फ्लक्स इंटेंसिटी को अगर आप बढ़ाएंगे तो उस पर मैग्नेट बढ़ेगा, और मैग्नेट बढ़ेगा तो उसकी खींचने की ताकत बढ़ेगी। इससे थोड़ा सा मैग्नेट और मैग्नेटिज्म में आपको अंतर बता देता हूँ। मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट एक ऐसा पदार्थ है, ठीक है। मैग्नेट क्या होगा? मैग्नेट एक ऐसा पदार्थ है जो लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। ये मैग्नेट का डेफिनेशन है। अब ये इन वस्तुओं को कितनी पावर से अपनी ओर खींचता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म इज अ डिफरेंट टर्म, ठीक है। मैग्नेट क्या होगा? जो निकिल, लोहा, कोबाल्ट आदि वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, इसको बोलेंगे मैग्नेट। और जो इनको खींचने के लिए अपनी ओर ताकत लगाता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो अगर आपको मैग्नेटिज्म बढ़ाना है तो मैग्नेटिज्म बढ़ाने के लिए आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंक्रीज द फील्ड इंटेंसिटी, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाने की, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाना होगा। नेक्स्ट देखते हैं।
विच डिफाइंस द फ्लक्स डेंसिटी इज ऑलवेज लैगिंग बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फोर्स। फ्लक्स घनत्व तो हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है। ये किसका परिभाषा है? अगर देखो किसी चीज़ को आप बार बार मैग्नेटाइज करते हैं और डिमैग्नेटाइज करते हैं तो मैग्नेटाइजेशन का पीछे रह जाना कहलाता है हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिस्टैरिसीस लॉस। और ये हिस्टैरिसीस लॉस का जो फ्रीक्वेंसी के साथ संबंध होता है, ये फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर इसका यहीं पर ये WH है यानी कि हिस्टैरिसीस है, अगर आपको एडी करंट पूछता, ठीक है ना, एडी करंट पूछता तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के। अगला है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन सराउंडिंग मेटल प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये है एडी करेंट्स। एडी करंट को थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। जैसे दो अपोजिट पोल्स हैं, ठीक है, इसके बीच में आप एक कंडक्टर रखा है यहाँ पे, ठीक है, इस एक मिनट यार बनाएंगे। ये दो अपोजिट पोल्स हैं, इसके बीच में आप एक ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर आर्मेचर हो सकता है, ठीक है। अब इस लाइन से इस लाइन पर जो टोटल मैग्नेटिक लाइंस गई इनको फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। जब दो विपरीत पोलों के बीच में किसी कंडक्टर को आप घुमाते हैं तो इसमें एक EMF जनरेट होता है इस कंडक्टर में, क्योंकि ये फ्लक्स को कट कर रहा है। फ्लक्स कट होगा तो फ्लक्स कट होने से फ्लक्स में चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो उससे EMF जनरेट होगा। ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है। फैराडे का फर्स्ट लॉ फिर से दोबारा से सुन लीजिए अगर समझ में नहीं आया। दो विपरीत पोलों के बीच में जब किसी चालक को आप घुमाते हैं तो इसमें से फ्लक्स कट होता है, फ्लक्स कट होने से फ्लक्स में चेंज होता है जिससे इसमें EMF उत्पन्न होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एडी करंट चल रहा है तो इसको देखते हैं। अब इसमें जब EMF उत्पन्न होगा तो इसी EMF की वजह से इसमें एक करंट चलने लग जाती है और वो करंट इसमें हीट उत्पन्न करती है, ठीक है। उसी हीट की वजह से जो नुकसान होता है, उस करंट की वजह से जो लॉसेस होते हैं उसको बोलते हैं एडी करंट लॉसेस। और फिर सेकेंड लॉ क्या होगा इसका? The induced EMF directly proportional to the rate of the change of flux d∅/dt। यानी कि जो यहाँ पर EMF जनरेट हो रहा था वो EMF इस फ्लक्स परिवर्तन दर के समानुपाती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण के लिए करते हैं? एयर कैपेसिटर के लिए पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है टीवी, ठीक है। तो जो एयर कैपेसिटर होता है वो रेडियो रिसीवर्स में यूज किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन इफ पोलराइज इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर इज रिवर्सली कनेक्टेड? एक देखो, ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर एक ऐसा कैपेसिटर है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। एक यही कैपेसिटर है जिसमें पॉलरिटी होती है, बाकी के कैपेसिटर में कोई पॉलरिटी नहीं होती। इसका पॉजिटिव आपको DC के साथ पॉजिटिव में ही जोड़ना होता है और इसको नेगेटिव के साथ जोड़ना होता है। अगर यदि आप इसको AC देंगे तब भी ब्लास्ट होगा और पॉजिटिव नेगेटिव उल्टा जोड़ेंगे तब भी ब्लास्ट होगा, ठीक है। तो केवल वह आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा कैपेसिटर है जिसमें पॉलरिटी होती है, तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। अभी यहाँ पर पूछ रहा है अगर ये इसको हम उल्टा जोड़ दें, मतलब इसका पॉजिटिव सोर्स के नेगेटिव के साथ जोड़ दें तो क्या होगा? देखते हैं। नो इफेक्ट ऑन कैपेसिटर, ये तो गलत है। इसके हिसाब से तो कैपेसिटर पर अगर आप उल्टा जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव नहीं होगा, ठीक है। अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट, ये राइट आंसर है, ठीक है। जब अपोजिट जोड़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा करंट लेकर गर्म हो जाता है और जिससे इसके बीच में जो ये दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं इनका इंसुलेशन पिघलता है और ये दोनों शॉर्ट सर्किट होते हैं। शॉर्ट सर्किट होने से करंट का मान बढ़ता है, करंट की वैल्यू बढ़ने से हीट बढ़ती है, हीट बढ़ने से की वजह से ये ब्लास्ट हो जाता है। इस तरीके से सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं।
विच इज़ द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसमें ये 4-5 पदार्थ आपको दिया हुआ है, इसमें से डायमैग्नेटिक पदार्थ पूछ रहा है। ये मैं आपको 2-3 बार ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि पैरोमैग्नेटिक क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक क्या होता है। इसको चुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं हिंदी में। इसका आंसर हो जाएगा लकड़ी। ठीक है ना, डायमैग्नेटिक बोल रहा है, इसका मतलब आप इसमें बिल्कुल चुंबक नहीं बना सकते, तो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी इसी की है जो चुंबक बनेगा ही नहीं। ठीक है, डायमैग्नेटिक्स रहेगा। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स की एसआई यूनिट पूछ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है टेस्ला, दूसरा वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर और एम्पियर टर्न्स। क्या होगा आंसर? देखो, फ्लक्स की एसआई यूनिट टेस्ला होती है। फ्लक्स डेंसिटी की, फ्लक्स की यूनिट वेबर होगा, और फ्लक्स अगर तो फ्लक्स डेंसिटी की पूछेगा टेस्ला होगा। ठीक है, और ये अगर इसका ऐसा यूनिट लिखा होगा तो टेस्ला, नहीं तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, 2 यूनिट होते हैं इसके। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इंडिकेट्स द शेप ऑफ बीएच कर्व हिस्टैरिसीस लूप ऑफ मेटेरियल। पदार्थ का बीएच वक्र हिस्टैरिसीस लूप के आकार को क्या दर्शाता है? ठीक है, रिलेक्टेंस ऑफ मटेरियल, पदार्थ का रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस क्या है? चुंबकीय पदार्थ, ये देखिए किसी भी चुंबकीय सर्किट पे फ्लक्स के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने ना रिलेक्टेंस कहलाता है। यानी कि किसी पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है उसको हम रिलेक्टेंस बोलेंगे। फील्ड इंटेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बी है। और नेक्स्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ये सही है। ठीक है, अब यहाँ पर इसने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, पदार्थ का बीएच वक्र हिस्टैरिसीस लूप के आकार क्या दर्शाता है? अगर जो इसका मतलब एक जो इसकी आकृति बनती है इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके का इसका एक जो पान की पत्ती की जैसी आकृति बनती है, वो क्या दर्शाता है बोल रहा है, तो वो क्या होगा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटियल। ये मटेरियल किसी पदार्थ की चुंबकीय विशेषता को मैग्नेटिक कर्व, ये बीएच कर्व के द्वारा दर्शाया जाता है। विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एडी करंट। इसमें से कौन सी वह चीज़ है जो एडी करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? ये मैं बता दिया हूँ आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस। ठीक है, इसका आंसर होगा फ्रीक्वेंसी। ये कैसे हुआ इसको समझते हैं। देखिए, एडी करंट को हम लिख सकते हैं डब्ल्यू ई। अभी डब्ल्यू ई कहाँ से आया, इसको डब्ल्यू ई क्यों लिखा, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये मतलब है एडी, और ठीक है, डब्ल्यू क्यों लिखा? क्योंकि एडी करंट लॉस होता है। ठीक है ना, ये जो एडी करंट है ये एक लॉस है, और लॉस को हम किस में मापते हैं? वाट में मापते हैं, इसलिए इसको डब्ल्यू ई लिखा गया है। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पे डब्ल्यू ई इक्वल टू होगा बी का स्क्वायर, एफ का स्क्वायर, टी का स्क्वायर और वी। ठीक है, अब देखिए बी क्या है? वी है फ्लक्स डेंसिटी, और एफ है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, टी है थिकनेस ऑफ कोर, मतलब आप एडी करंट ट्रांसफार्मर में या मोटर में जिसमें भी एडी करंट फाइंड कर रहे हैं उसका जो कोर बना हुआ है, उसमें कोर को कैसे बनाया जाता है? सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों को लैमिनेट करके बनाया जाता है। तो एक पत्ती की जो थिकनेस है उसको टी से डिनोट किया गया है। ठीक है, और वी है वॉल्यूम ऑफ कोर, या वॉल्यूम ऑफ मटेरियल बोल सकते हैं इसको, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, जिस मटेरियल के लिए भी आप एडी करंट बोल रहे हैं तो ये आएगा। ठीक है, अब इसने पूछा था कौन सी विद्युत मात्रा भंवर धारा के समानुपाती होती है। वैसे तो एडी करंट फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती, स्क्वायर के समानुपाती होता है। अगर इसको हिस्टैरिसीस लॉस पूछता तब ये फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होती है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसमें देखो वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा, धारा आपको नहीं, रेजिस्टेंस आपको नहीं, ये 3 के 3 नहीं है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ द कॉज ऑफ चेंजिंग द परमेबिलिटी। परमेबिलिटी के परिवर्तित होने का क्या कारण है? परमेबिलिटी, जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टिविटी होती है उसी तरीके से मैग्नेटिक सर्किट में परमेबिलिटी होती है। देखो, फर्स्ट है लेंथ, और दूसरा ऑप्शन होगा फ्लक्स डेंसिटी, यही है आंसर। ठीक है, परमेबिलिटी परिवर्तन होने का कारण क्या है? फ्लक्स घनत्व, यानी कि फ्लक्स डेंसिटी। देखिए, परमेबिलिटी क्या होता है?
इसमें किसी पदार्थ के चुंबक बनने की क्षमता जानी जाती है। अब इसका आंसर फ्लक्स डेंसिटी क्यों आया, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, किस किस का रेशियो होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं हम परमेबिलिटी, ठीक है। और ये कौन सी राशि होगी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसको किस और डिनोट किससे करते हैं भी पूछ देता है कभी कभी, किससे डिनोट करेंगे, म्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप कैपेसिटर इज यूज फॉर स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन सा कैपेसिटर यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटलम कैपेसिटर। देखिए ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटलम टाइप कैपेसिटर है, ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर नहीं होता है। ये आपने देखा होगा एक ब्राउन कलर का, इसको गिरवे रंग का, ठीक है, ब्राउन भी नहीं बोल सकते इसको, हाँ गिरवे कलर का, आपने इस तरीके से एक ताबीज जैसा बना हुआ दिखा होगा इस तरीके से गोल लाइन में, ठीक है, और इसमें 2 टर्मिनल निकले रहते हैं। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटालम टाइप कैपेसिटर्स होता है, ठीक है। दूसरा इसका डायग्राम्स देखिए, इस तरीके से इतना एकदम राउंड शेप में भी नहीं होता है, इस तरीके से होगा, और यहाँ पे 2 टर्मिनल्स निकले होंगे, इसमें इसका रेटिंग्स लिखा होगा, जैसे 2.2 माइक्रोफेराड या कुछ भी जो इसका रेटिंग है वो रेटिंग इसमें लिखा होगा, ठीक है। और ये कौन सा एक तरीके से किस तरीके का कैपेसिटर है, देखो ये कौन सा कंपोनेंट है ये भी पूछ देता है, आर एल और सी, ये तीनों के तीन कौन से होते हैं, पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर ये कैपेसिटर किस तरीके का कंपोनेंट पूछेगा तो ये एक तरीके का पैसिव कंपोनेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया था, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर इफ ओपन सर्किट फॉल्ट ऑक्यूर, इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र में क्या प्रभाव होगा अगर खुला परिपथ होता है, ठीक है। तो इट विल नॉट फंक्शंस, पहला ही राइट है। अगर कोई भी कैपेसिटर आपने कनेक्ट करा है, देखो यहाँ पे दिखाते हैं इसको, ये वाला एक ये सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, डीसी वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पर इसमें पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। यहाँ से हमने इसको कनेक्ट करना शुरू किया, यहाँ से कनेक्ट किया, और यहाँ पर ये कैपेसिटर कनेक्ट है, ठीक है, और यहाँ से इस तरीके से हमने कनेक्ट करा, लेकिन बीच में यहाँ पर ओपन है ना, तो ये सर्किट ही कंप्लीट नहीं हुआ, सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ तो ये कैपेसिटर काम नहीं करेगा। What will be the change in value of capacitor if distance of plate is decreased in the capacitor, ये तो अभी ऊपर डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। जब दो यहाँ पर एक कैपेसिटर है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स रहते हैं बीच में, इनके बीच का दूरी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। धारिता का मान में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। व्हाट विल बी द चेंज वैल्यू ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की वैल्यू में क्या चेंज होगा, डिस्टेंस प्लेट आर डिक्रीज्ड, ऊपर वहाँ, ठीक है, डिक्रीज मतलब घटा देंगे। अभी ये क्वेश्चन अच्छे से ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, फिर देख लीजिए एक बार। अगर 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, इनके बीच की आप दूरी बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, और दूरी घटाओगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। उसी तरीके से इस प्लेट का अगर क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, क्षेत्रफल बढ़ाने पर भी कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, ठीक है, ये याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप डिस्टेंस डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये इंक्रीज, कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ेगा। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज इल्यूस्ट्रेटेड, चुंबक की कौन सी विशेषता को दर्शाया गया है, डायरेक्टिव
प्रॉपर्टी, ठीक है। हाँ, अगर ये एक तरीके से देखो, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, जब भी चुम्बक को आप फ्री हवा में लटकाओगे तो छोड़ोगे तो इसी तरीके से छूट दिखाता है, ठीक है। जो एन साइड को नॉर्थ डायरेक्शन में जो इसका सिरा जाएगा वो नॉर्थ पोल होगा, और जो एस डायरेक्शन में जाएगा वो साउथ पोल होगा, ठीक है। तो इसका यही है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, दिशी विशेषता, ये इसका आंसर होगा। 32 देखते हैं क्वेश्चंस। विच ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये भी क्वेश्चंस हो गया है ऑलरेडी, ऊपर कराया था, ठीक है। ईयर क्या होता है? ईयर एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, इसमें से पैरामैग्नेटिक मटेरियल पूछ रहा है तो ईयर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स है, ठीक है ना। इसका आंसर वायु था। तो और ये तीनों डाया में आ जाएंगे, जिसकी परम्युलेटिव वैल्यू लेस देन 1 होती है, इसमें आएंगे डाया में, डायामैग्नेटिक्स। नेक्स्ट, which method of magnetization is used to make commercial purpose permanent magnet, ठीक है ना। which type method magnetization is used to make commercial purpose permanent magnet, कॉमर्शियल पर्पज़ में जो परमानेंट मैग्नेट यूज होता है उसके लिए कौन सी विधि यूज की जाती है? ये है, देखिए, चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? जो कॉमर्शियल फील्ड्स में जो परमानेंट मैग्नेट यूज होते हैं उसके लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? ठीक है, तो इसके लिए यूज होता है इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड्स में क्या होता है, देखिए बता दूँ बस आपको। यहाँ पर एक कोर्स रखी जाएगी और इसमें इस टाइप से यहाँ पे सप्लाई दिया, हाँ, यहाँ पे इसमें सप्लाई दिया जाता है और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बन जाता है। इसमें मैग्नेट बनाने के बाद इसके ऊपर से दूसरा मटेरियल रखा जाता है और इंडक्शन के द्वारा इसका मैग्नेट उसके ऊपर ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। इसको इंडक्शन मेथड बोलते हैं। और ये सारे मैग्नेट बनाने के मेथड्स हैं, सिंगल टच, डबल टच। सिंगल टच में क्या करना है, आप यहाँ पे एक सब्सटेंस रखना है, ठीक है, और यहाँ पे एक लकड़ी का गुटका रख करके यहाँ पर से मैग्नेट बनाना स्टार्ट करना है। और यहाँ पर से आप रगड़ना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे, इधर को रगड़ेंगे, यहाँ तक रगड़ेंगे, ठीक है। फिर इसको हटाएंगे, वापस नहीं लाना है इसको यहाँ पे, फिर ये उठा के यहाँ रगड़ेंगे, फिर यहाँ से इधर तक रगड़ेंगे। ये सिंगल टच है। डबल टच में भी इसी तरीके से आपको 2 बार करना है, ठीक है ना। और ये वाला जो मैंने बताया ये डिवाइडेड टच मेथड्स में इधर को अलग डिवाइड हुआ, इधर को अलग, इसमें यही वाला भाग चुम्बक कम बनेगा और इधर को ज़्यादा चुम्बक बनेगा। ये बहुत ज़्यादा इसमें कुछ समझाने का है नहीं, इजी कॉन्सेप्ट, आप देख सकते हैं इसको ऊपर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंडक्शन इफ डिस्टेंस बिटवीन द टर्न्स इंक्रीज, यदि घुमाव के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरक क्या होगा? देखिए क्या पूछना चाह रहा है। एक इंडक्टर है, ठीक है, और इसके बीच में जो टर्न डाले गए हैं, इन टर्नों के बीच में अगर दूरी बढ़ जाती है, जैसे सपोज दैट ये एक लोहे का टुकड़ा है, आपने यहाँ से टर्न डालना शुरू किया, दूसरा टर्न इस टर्न से चिपका के न डाल करके बहुत दूर दूर डाल दिया आपने इस तरीके से, तो इसका इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज़ पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रेरकत्व का पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका प्रेरकत्व इसकी वजह से इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर इज कैपेसिटर, संधारित्र में परावैद्युत कुचालक का क्या कार्य है? 35 क्वेश्चन है, ठीक है। आपको देखिए, जो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर का कार्य सिंपल सा है कि कहीं पर अगर लगाया जा रहा है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स फॉलो ना हो, और ये एक तरीके से 2 पार्टों के बीच में लगा रहे हैं, अगर इसमें भी इलेक्ट्रॉन फॉलो करवा रहे हैं, जैसे ये आर फेज है और ये वाई फेज है, 2 अलग अलग फेज है, दोनों में से करंट जा रहा है, ठीक है। अगर आप इसके बीच में कुछ दोनों वायरों में इंसुलेशन लगाते हैं दोनों के बाहर से, तो इस इंसुलेशन का काम क्या है, जो इसका जो सरफेस है, इस सरफेस से वो कनेक्ट नहीं होने देगा, ठीक है। इन दोनों को आइसोलेटेड करके रखेगा, यानी कि सेपरेट अलग अलग रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए,
अगर आप संधारित्र इसके बीच में जो इंसुलेटर लगा रहे हैं उसका क्या काम है, दो इलेक्ट्रोडों को वो आपस में शॉर्ट नहीं होने देता है। ठीक है, तो 35 का क्या हो जाएगा आंसर, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कैपेसिटर, प्रिवेंट्स द करंट फ्लो बिटवीन टू प्लेट, यही है। ठीक है, प्रिवेंट्स एनी करंट फ्लो बिटवीन प्लेटों के बीच में किसी भी तरीके की धारा का प्रवाह को रोकता है, दोनों प्लेटों के बीच में कोई भी करंट्स को नहीं देगा। देखते हैं आगे, इसके ऊपर वाला हो गया था शायद, हाँ हो गया था ऊपर वाला। विच फैक्टर इज डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर इन कैपेसिटर, संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एरिया ऑफ प्लेट। एरिया ऑफ प्लेट ये आपको समझा दिया हूँ ऑलरेडी, एरिया ऑफ प्लेट बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, एरिया ऑफ प्लेट घटाएंगे तो कैपेसिटेंस घटेगा। विच टाइप कैपेसिटर आर यूज्ड, आरएफ कपलिंग, आरएफ मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी है ये, आरएफ कपलिंग सर्किट। ठीक है, पेंडुलम्स कैपेसिटर मैं अगले वीडियो में आपको दिखा दूंगा क्या होता है। मोनोलिथिक आईसी का टाइप्स है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का टाइप है। ठीक है, और ये जो देखिए आरएफ में किस प्रकार के संधारित्र का प्रयोग होगा, मोनोलिथिक आईसी भी आता है और एक कैपेसिटर भी होता है, इसका आंसर होगा बी। ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे, और नेक्स्ट सेट में मैं फिर से आपको इसी तरीके से एक सेट छूटा हुआ है उसको संडे को कंप्लीट करके अपलोड कर दूंगा। आप लोग वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, जितने भी लोग भी चैनल्स पर आ रहे हैं वॉच कर रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स तक वीडियो शेयर कीजिए, और चीज़ों को अच्छे से सुनते हुए अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहिए, तभी इस चीज़ का फ़ायदा आपको मिलेगा। और हर क्वेश्चन के साथ मैंने कुछ ना कुछ लाइंस बोली हुई है जो ऑलरेडी ओल्ड पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, वही ओरिएंटेड क्वेश्चंस मैं यहाँ पर रिपीट करता हूँ। जैसे जिस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आता है तो मैं उसको यहाँ पे आपको उसके साथ उसको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो लॉन्ग्स हो रहा है, आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं, इसका कोई इतना इशू है नहीं। ठीक है, और चीज़ों को समझते हुए आपको यही ऑब्जेक्टिव पढ़ने का तरीका है। अगर आप कोई भी पुराना पेपर सॉल्व करते हैं तो उसके 4 ऑप्शन है, वो किस ये जो वर्ड है ना टेंटलम्स कैपेसिटर्स का है, तो इसके रिलेटेड आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए, इसका पिक्चर क्लियर होना चाहिए। ओके, आज के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।